बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साजिद रिजवी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम चैनल विन का कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाज़रीन, कामयाबी के रास्ते एक वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जो आप तमाम को गाइड करता है, आप तमाम की मदद करता है जब आप अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं। ऐसे रास्तों के बारे में बताता है जिन रास्तों पर आप चल कर अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। आज जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है वो है CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप तमाम को है, मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आपको फेस करना पड़ेगा। अब ये सब बताने के लिए कोई एक्सपर्ट हमारे पास होना चाहिए। इससे पहले भी चैनल विन के प्रोग्राम में आ चुके हैं जनाब मेजर जाफरी साहब। मौका है कि एक बार फिर से उनसे मुलाकात करें और डिटेल में बात करें CAPF के बारे में। तो आइए शो पर उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? बस आपकी। थैंक यू सो मच वंस अगेन यू आर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। सर, CAPF एक ऐसा टर्म है जिसे जब लोग सुनते हैं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, थोड़ा बड़ा लगता है ये टर्म। तो ऐसा लगता है कि इसके लिए ज्वाइन करने के लिए भी इंसान को थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहली चीज़ जानना चाहूँगा कि CAPF क्या है, उसे थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, एक है आर्म फोर्सेस जी, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ओके। और दूसरा है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आता है। और इनके अलग अलग 7 शोबे हैं। किसके? CAPF के? CAPF के। ओके, 7 शोबे जी। ओके। मसलन CRPF, BSF, सशस्त्र सीमा बल, जी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और CISF। ओके। 5 ये हो गए। और 2 हैं NSG। हाँ। 7वां है असम राइफल्स। ओके। नाउ असम राइफल्स और NSG का सिस्टम ज्वाइन करने का अलग है। जनरली जो जॉब्स की कॉमनली वैकेंसीज निकलती हैं वो आपकी CAPF की वो होती हैं इन 5 शोबों में, यानी CRPF, BSF, CISF, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल। जी, ये 5 विंग्स हैं। जी। ओके। अच्छा, असम राइफल ये मतलब हम लोग ऐसा मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए है क्या? नहीं, असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो 7 स्टेटें हैं। जी। तो असम राइफल्स का रोल जनरली उन 7 स्टेट्स के बॉर्डर्स पे रहता है। ओके। और वो आर्मी को असिस्ट करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की और इंसर्जेंसी से वो करने के लिए। ओके। तो वहाँ पे जहाँ पे असम राइफल रहती फिर वहाँ पर CRPF का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो जनरली ये उसके लिए बनाई गई है जो असम राइफल्स है। ओके, चलिए अभी ये जान लेते हैं कि CAPF का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पर इसकी कैटेगरी क्या क्या होती है, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी है इसमें? अच्छा, एंट्री 3 लेवल पे होती है CAPF में। जो 5 हमने गिनाया आपको, उसमें एक होता है जो ग्रुप A सर्विस होता है, वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान लेता है। ओके। वो सिलेक्शन उनके थ्रू होता है। और इसी तरह से जैसे आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स जाते हैं या IAS IPS में जाते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम कहते हैं, वो UPSC उसका जिम्मेदार है, ग्रुप A सर्विसेज का। तो जो ग्रुप A अगर इसके लिए भी है CAPF में भी जी, तो उसके लिए भी UPSC है। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और बाकी के लिए? और बाकी के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। अच्छा, SSC। ओके। और स्टाफ ये कंडक्टिंग बॉडी है। ये कंडक्टिंग बॉडी है, सिलेक्टिंग बॉडी भी यही है। ओके। हाँ, पूरा सी थ्रू करती है ये दोनों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स GD का मतलब जनरल ड्यूटीज, वो उनका सिलेक्शन वो करते हैं। अलग अलग टाइम पे इनकी वैकेंसीज निकलती हैं। ओके, मतलब अभी जैसे आपने बताया कि चलो असिस्टेंट कमांडेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए क्या मतलब हमारे पास होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन एतबार से हमारी एज क्या होनी चाहिए, और अगर हम ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सैलरी हमारी क्या होगी, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, क्योंकि सब अलग अलग पोस्ट है ना सर। जी हाँ। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में बता दें आप। देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप A सर्विसेज हो गया। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। एज 20 से 25 साल कंपटीशन में बैठने के लिए। एज से 20 से 25 साल। तो अभी वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी एज 20 से 25 साल के? जी हाँ। ओके। और इनमें वो भी हो सकते हैं जिनका BA फाइनल भी चल रहा हो, मगर उनका रिजल्ट पहले आ जाना चाहिए, ज्वाइन अप कराने से पहले वो कंपटीशन में बैठ सकते हैं।
ओके, क्वालिफिकेशन के लिए मतलब सिर्फ बैचलर डिग्री? हाँ, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक ब्रांच हो, सारी ब्रांच जिसमें भी ग्रेजुएशन जिसे कहा जाता है, हाँ, तो आप वो मिनिमम आपका होना चाहिए। होना चाहिए जी। अच्छा, इसका एग्ज़ाम कब होता है सर? एग्ज़ाम इसका जनरली जून जुलाई नोटिफिकेशंस आते हैं साल में, एक साल में एक बार इसका चांस आता है। ओके। पिछले साल अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ, तो वो 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें जनरली 400 वैकेंसीज़ के आसपास होती हैं जो ऑफिसर्स की होती हैं। ये मतलब जो वैकेंसीज होती है इंक्रीज और डिक्रीज भी होती रहती है एवरी ईयर? इनमें कोई फिक्स्ड वो नहीं है, जैसे मतलब आर्म फोर्सेस में होता है वैसे सीएपीएफ में भी है कि ज़रूरत के मुताबिक उस साल जो ज़रूरत है तो वो आपको बताया जाता है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, यूपीएससी की वेबसाइट विजिट करते रहना है नोटिफिकेशन के लिए? एब्सोल्युटली। मैं एक चार्ट आपको इसमें प्रोग्राम में वो करूँगा, जो अगर आप उसको दिखा देंगे तो हर लेवल पे किस साइट पे जाना है ये भी उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके। तो ये upsc.gov.in ओके, ये साइट है। ये साइट है। चलिए, अभी हम लोग अगर बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की, तो तैयारी करने के लिए जैसे आपने कहा कि बीकॉम वाला भी जा सकता है, बीए वाला भी जा सकता है, बीएससी वाला भी जा सकता है। जी। पर तीनों का जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो बहुत अलग है, डिफरेंट है सबका तीनों का। सो अभी किसी एक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो तीनों अलग अलग ब्रांच से आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक सिलेबस होगा या? हाँ, बाकायदा सिलेबस है, सारी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में मिलती हैं। ओके। पेपर 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 जनरल एबिलिटी का होता है, पेपर 2 जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का होता है। 3 टियर में ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, असिस्टेंट कमांडेंट्स की, तो ये 3 तरह का पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है और पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं। ओके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे सिलेबस के बाहर हो, सारी चीज़ें पढ़ी होगी, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीए का हो, चाहे बीएससी का हो? हाँ, ये जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज वाले टेस्ट हैं ये बिल्कुल सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई ये नहीं कि सब्जेक्ट से ओरिएंटेशन है, क्योंकि एक पेपर में आपका वो टेस्ट करते हैं रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, और दूसरा होता है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो वो जो वर्ल्ड में हालात हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, बड़ी बेसिक वो है, लेकिन हाँ मालूमात काफ़ी ब्रॉड उस पर होना चाहिए। ओके। तो कोई भी तैयारी कर सकता है, कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। और जब उस साइट पे जाता है तो उस साइट पे अगर आर्काइव्स में चला जाए तो सारे पिछले सालों के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं उसमें। ओके। जी हाँ। एग्ज़ाम कितना मतलब बता सकते हैं कि मतलब कितने लोग बैठते हैं एग्जामिनेशन के लिए? देखिए पिछले साल, बिकॉज आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, हाँ, लाखों की तादाद में लोग फॉर्म भर रहे हैं, हाँ, और अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में। पिछले साल जो मुझे याद आता है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 3.5 लाख लोग बैठे थे, 3.5 लाख, और पोस्टें थी 400 कुछ थी। 400 कुछ थी। तो मतलब ये भी देखना है आपको कि थोड़ा सा टफ कंपटीशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं है लाइन में जी। मतलब, और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप अगर देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं, बहुत ज़्यादा होता 10 लाख 12 लाख ऐसे लोग बैठ रहे हैं। तो 3-4 लाख लोगों में अगर आप मिल के तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, पे स्केल बहुत मैटर करता है जी, कि हमारी सैलरी क्या होगी? जी, असिस्टेंट कमांडेंट का बेसिक करीब 56,000 से शुरू होता है और 1 लाख कुछ तक जाता है बेसिक। तो अगर आप नए एक असिस्टेंट कमांडेंट को ले लें सिलेक्शन के बाद, तो उसकी सैलरी तकरीबन 80,000 रुपये से स्टार्ट होती है। अच्छा जी, 80,000 रुपये से स्टार्ट होती है जी, और ये जा भी सकती है मैक्सिमम ये पे 2 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख हाँ। तक। अच्छा, जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब एक फ़ायदा हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर जॉब आपको मिल जाती है तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। जी जी, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। ओके। आपकी ट्रैवलिंग, आप एक स्टेज पे आकर के सिर्फ एयर ट्रैवल करते हैं, और फिर बल्कि ऑफिसर्स का तो एयर ट्रैवल अब सभी का हो गया है, पहले एक लेवल से बाद में शुरू होता था। और कैंटीन फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ आप पोस्टेड होते हैं वहाँ आपको बंगला मिलता है, या अगर फ्लैट्स हैं अच्छे वाले तो टाइप 5 टाइप के फ्लैट्स मिलते हैं आपको। तो फैसिलिटीज़ का तो कोई जवाब ये नहीं। सब आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होता है? नहीं, ये तो इन एडिशन है, ये तो पर्क्स हैं सैलरी के अलावा, ये पर्क्स हैं आपके। यानी आपके रहने खाने पीने सब कुछ इंतजाम किया जाता है। और जो वर्दी की शान और इज्जत होती है वो अपनी जगह पर है। वो तो उसका सम्मान ही अलग है सर। वो तो अगर आप पहन के निकलते हैं तो लोग, जाहिर सी बात है, जो आपका मकाम जो होता है आम लोगों से बुलंद होता है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जब हम लोग किसी भी पोस्ट को ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि क्या अब इसी पोस्ट पर हमें बने रहना है या हम प्रमोशन भी पाएंगे। तो अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या प्रमोशन? ये मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों ने CAPF के ऊपर प्रोग्राम किया है जी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, दोहरा रहा हूँ,
किसी भी स्टेट पुलिस में इतने प्रमोशंस के एवेन्यूज़ नहीं होते जितने CAPFs में होते हैं। मतलब स्टेट में भी आप सब इंस्पेक्टर से भर्ती होते हैं, स्टेट में भी आप डिप्टी SP से भर्ती होते हैं और सिपाही से भर्ती होते हैं। लेकिन इस केस में हम असिस्टेंट कमांडेंट की बात कर रहे हैं, पूरा राइज होगा। आने वाले दिनों में डायरेक्टर जनरल भी यहीं से बनेगा, IPS वाले डायरेक्टर जनरल नहीं बनेंगे। तो एक असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो DG होकर रिटायर हो सकता है, मगर हर हालत में सब IG बनेंगे। अच्छा, जो फौज नहीं गारंटी करती, क्योंकि फौज का स्ट्रक्चर पिरामिडल है, इनका स्ट्रक्चर सीधा है। तो यहाँ पर फौज पे नंबर मार जाते हैं ये लोग प्रमोशन के मामले में। ओके, हाँ, तो मतलब यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा हैं चांसेस। ओके, अच्छा, एक चीज़, जैसा अभी स्टेट की हम लोग ने बात कर लिया, आपने जैसा बताया स्टेट और सेंटर, मतलब अगर हमें पुलिस फोर्स हम सेंटर में भी ज्वाइन कर रहे हैं और स्टेट में भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या? अगर कोई बंदा स्टेट के ज्वाइन कर रहा है और प्लस वो CAPF की तरफ नहीं जाना चाहता और जाना भी चाहता है, तो इसके क्या मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता दीजिए। देखिए, एडवांटेज जैसे आपने स्टेट में ज्वाइन किया तो आप अपनी स्टेट में ही घूमेंगे, ठीक है। ये जो CAPFs हैं इसमें ऑल इंडिया सर्विस है ये। आप पूरे हिंदुस्तान में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। आप वो जंगलों में भी हैं, आप पहाड़ों में भी हैं, आप हाई एल्टीट्यूड में भी हैं। सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस तो लिमिटेड उसका है, लेकिन सशस्त्र सीमा बल 1969 का बना हुआ हिस्सा CAPF का, तो उसके तो 3500 किलोमीटर की वो है, तो कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। स्टेट वाला स्टेट में ही रहता है। ओके, वो स्टेट से बाहर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जाता है, लेकिन उसका कंपैरेटिवली इक्वल ऑफिसर जो होता है वो थोड़ा सा प्रिविलेज्ड रहता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी का प्रिविलेज है कि आप ग्रुप A सर्विस है, आपका स्टेट का डिप्टी SP कहते थे क्लास 2 अफसर है, जब पहले क्लास 1 क्लास 2 गिना जाता था, और जो असिस्टेंट कमांडेंट होता था CAPF का तो वो क्लास 1 अफसर माना जाता था। तो प्रिविलेजेस हैं, डिफरेंस है। स्टेट के अपने वो है रुतबे हैं साहब, आप स्टेट के डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आप हैं तो उसके भी है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर स्टेट में भी होता है और अगर CAPF के जरिए भी सिलेक्शन हो रहा है जी, तो वो भी एक मतलब अलग लेवल है, उसकी अलग बात। हाँ, चलिए, अभी हम लोग सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं CAPF में। अगर इसके पोस्ट पर हमें आना है या ज्वाइन करना है इस लेवल पर या इस ग्रुप में आके, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इसमें भी ग्रेजुएट मिनिमम क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट, और एज इसकी भी 20 से 25 साल है। 20 से 25 साल है। 20 से 25 साल है। ओके, और ये 4 उसमें एग्ज़ाम होता है इसका। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद जो है फिज़िकल टेस्ट है और पर्सनालिटी टेस्ट है जिसको इंटरव्यू कह सकते हैं, और फिर मेडिकल है। ओके, तो ये 4 स्टेज में होता है। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का बताया 3 स्टेज में, ये 4 स्टेज, ये 4 स्टेज है। ओके, मतलब इसकी सैलरी क्या होगी 20 से 25 साल अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो? इसकी जो आपके सब इंस्पेक्टर लेवल की शुरुआत होती है बेसिक 35,000 रुपये से। अच्छा, और वो भी 1,12,000 या कितने तक। ये ग्रुप बी की सर्विस ये ग्रुप बी सर्विस है, नॉन गैस्टेड। ओके, बाद में वो गैस्टेड होता है, उसका भी प्रमोशन जैसे मतलब कितने साल में गैजेटेड होते हैं? अब ये अलग अलग 5 आर्म्स है ना इनके। अच्छा। उस पर वैकेंसी कौन निकल रही है क्या है, लेकिन ये पक्की बात है कि स्टेट पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर गारंटी नहीं है कि वो डिप्टी SP बन जाए। अच्छा, मगर इसमें चांसेस है कि कम से कम 80% तो असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे रिटायर होने से पहले। ओके, कुछ लोग कमांडेंट भी बन जाते हैं। तो प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती के भी सबसे ज़्यादा अच्छे CAPFs में होते हैं। ओके, मेरे हिसाब से इस एंगल से CAPF हमेशा स्कोर करेगा स्टेट पुलिस के सब इंस्पेक्टर के ऊपर। 35,000 सैलरी 35 मिनिमम है, मिनिमम वो बेसिक है। ओके, और वो मिला मतलब उसका स्टार्ट 50-55 हज़ार से होगा सब इंस्पेक्टर का। ओके, इतना 50-55 से स्टार्ट होगा, DA वगैरह मिला। अच्छा, पोस्टिंग के मतलब अपने स्टेट में हो सकती है? फॉर एग्जांपल आई बिलोंग महाराष्ट्र, फ्रॉम महाराष्ट्र, तो मेरा पोस्टिंग अगर महाराष्ट्र में होना चाहे तो हो सकती है? कैसे? देखिए, CRPF जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होता है, BSF तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए होता है ना। CRPF की बटालियंस दिल्ली में भी आपको मिलेंगी, साउथ इंडिया में भी मिलेंगी, वेस्ट इंडिया में भी मिलेंगी। ये ज़रूरत जहाँ पे परमानेंट लोकेशन है। और इनके साथ ये होता है कि इनकी जो पलटनें होती हैं CRPF की जैसे, तो उसकी 6 कंपनियाँ होती हैं। पता चला एक बटालियन की एक कंपनी लखनऊ में बैठी हुई है, 3 अहमदाबाद में बैठी हुई हैं, 2 कहीं और बैठी हुई हैं। तो ये पोस्टिंग जो है ये बड़ी फ्लेक्सिबल है।
और सीआरपीएफ मसलन क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, तो ये आपके महाराष्ट्र में जो आपके नक्सलवाड़ी एरिया, यहाँ पे भी ऑपरेशंस वो करते हैं, तो इनकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ओके। सीआरपीएफ की, बीएसएफ की जनरली बॉर्डर्स पे होती है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इंडो तिब्बतन बॉर्डर के लिए है। सशस्त्र सीमा बल सबसे ज़्यादा फैली हुई होती है और वो बॉर्डर्स पे ही रहती है। सीआईएसएफ जो है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो 5वां हमने बताया था, वो आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा। सीआईएसएफ के वो लोग वही चेक करते हैं आप इंडस्ट्रियल जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं गवर्नमेंट के, फैक्ट्रीज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको वहाँ लगाती है। वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को गार्ड करने के लिए होती है। तो ये जो बताया मैंने कि सीआरपीएफ में जनरली आपको ऐसा मिलेगा, वरना बाकी सब नॉर्थ इंडिया और बॉर्डर एरियाज में ही आपको रहेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बटालियन को यहाँ आने का कोई तुक नहीं है ना। इसी तरह से सशस्त्र सीमा बल का नहीं है, लेकिन ये दिल्ली में भी पोस्टिंग मिलती है, अच्छी पोस्टिंग भी मिलती है, ऐसा नहीं अच्छे शहरों में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जनरली या नॉर्थ ईस्ट में। ओके। इसके पेपर कैसा होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा? 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 2 घंटे का 200 नंबर का, पेपर 2 2 घंटे का 200 मार्क्स का। अच्छा। पेपर 1 जो होता है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का होता है। पेपर 1 मैंने बोला था, पेपर 1। पेपर 2 जो होता है वो इंग्लिश, ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन का होता है, यानी लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज का होगा। ओके। जो पेपर 1 वो हिंदी में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी हो सकता है। वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो एमसीक्यू टाइप। तो ये हो गए 2 पेपर्स जी। लेकिन पहला पेपर जब क्लियर होता है तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपको पेपर 2 आप देते हैं। जब पेपर 2 आप क्लियर हो जाता है तो आपका इंटरव्यू होता है फाइनल। ओके। हाँ। तो मतलब ये 4 प्रोसेस है जिससे हो कि आपको गुजरना है। चलिए सर, जो हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट की बात हो और चाहे ये सब इंस्पेक्टर की अगर बात हो, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात अगर करें तो क्या दोनों लोग ज्वाइन कर सकते हैं? दोनों, हर कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों हैं। थोड़े से नॉर्म्स उनके फिजिकल फिटनेस के अलग हैं, तीनों के रिलैक्स्ड है कंपेयर टू मेल्स। ओके। अदरवाइज तीनों के वो रहता है, असिस्टेंट कमांडेंट भी और सब इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल। ओके। अगर फिजिकल टेस्ट की हम बात करें तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? फिजिकल टेस्ट में देखिए, एक तो ऑफिसर्स के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर और जवानों के लिए 170 हाइट होना चाहिए। फिर इनके चेस्ट में 81 बाई वो जो 81 सेंटीमीटर हो, प्लस एक्सपैंड कर सके 5 सेंटीमीटर, फुलाने वाला जो, हाँ, 2 इंच फुलाने वाला हो जाए। तो ये नॉर्म तो इसको कहते हैं पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। और फिर उसके बाद होता है फिजिकल इफिशिएंसी, पीईटी। ओके। तो फिजिकल इफिशिएंसी में आपको दौड़ना है, और ये इसमें थोड़े अलग अलग नॉर्म्स हैं। सबसे ज़्यादा टफ रखते हैं कांस्टेबल्स का, बिकॉज उनको ज़्यादा मशक्क़त वाला काम करना है। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर्स का है, और फिर उसके बाद ऑफिसर्स का है। लेकिन ब्रॉडली ये होता है कि 100 मीटर 16 सेकंड में दौड़े, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हो गया। फिर उसके बाद आप 800 मीटर आपको दौड़ना है 6.5 मिनट या कितने में, ये असिस्टेंट कमांडेंट का हो गया। सब इंस्पेक्टर के लिए पीईटी में 1 किलोमीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप और हाई जंप है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा शॉर्ट पुट है, ये 3 है। इसी तरह शॉर्ट पुट वो जो गोला फेंकने वाला होता है, हाँ। अच्छा। तो वो होता है कितनी दूर तक फेंक सकते हैं, कितनी दूर तक। लेडीज के लिए ये मतलब सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स के लिए शॉर्ट पुट है। अच्छा। ऑफिसर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। ओके। और लेडीज़ में किसी में शॉर्ट पुट नहीं है। लेडीज़ में सीना फुलाने वाला रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उनका वो नहीं हुआ, सिर्फ हाइट का उनका होता है। वो कुछ सेंटीमीटर मर्दों से कम परमिसिबल। तो ये सब की ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल रनिंग की ट्रेनिंग, हाइट अगर है, मतलब ये तो अच्छी बात बता दी, अगर अपनी हाइट है तो ही आप इसके लिए तैयारी करें, हाँ, अदरवाइज मैटर नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, सारी डिटेल्स इस साल से पिछले वाले साल की सारा नोटिफिकेशन निकालिए, 70-80 पेज का नोटिफिकेशन है, पूरी डिटेल्स आपको हर चीज़ मिल जाएगी। कौन सी क्वालिफिकेशन काहे के बराबर है, किसी ने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, ओपन यूनिवर्सिटी से किया तो क्या वो एलिजिबल है। तो ये जिसको कहते हैं ना निटी-ग्रिटीज, सारी आपको उन नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जिस तरह की भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं।
ये बस हम लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है थोड़ा हाँ, सा। ये चलिए। बच्चों को साइट पे जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग ने कहा था कि 3 ग्रुप हैं, सर ने बताया था कि आप एक ग्रुप ए जिसमें जो है असिस्टेंट कमांडेंट की बात हुई है, दूसरा ग्रुप बी की बात हुई है जिसमें सब इंस्पेक्टर है, अब तीसरा ग्रुप सी बचता है जिसमें कांस्टेबल। जी। ये ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आप इन्फॉर्म करें हम लोगों को। अच्छा, इनका भी 4 स्टेज में होता है कॉन्स्टेबल्स का भी। एक तो पहली बात, इनकी एज 18 साल से होती है। पहले केस में 20 से 25 थी, 25, हाँ। और इसमें 18 से 25 है, यानी 7 साल। 7 साल का तो है। 18 साल पे बस जस्ट 12th पास होगा इंसान, और हाँ, क्या 10 होगा? प्लस 2। अच्छा, 10 क्वालिफिकेशन प्लस 2 है। 10 प्लस 2 है इसकी। अच्छा। कॉन्स्टेबल्स के लिए 10 प्लस 2 है। और कभी कभी दिल्ली पुलिस वालों का इंक्लूड कर देते हैं CAPF के कंपटीशन के साथ। अच्छा। तो उसमें क्वालिफिकेशन में 10 प्लस 2 के साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अच्छा। लाइट मोटर व्हीकल का। ये अक्सर आप देखेंगे जब ये जाएंगे, ताकि कंफ्यूज ना हो दिल्ली पुलिस वाले उसके, क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस है, तो उसमें उनका एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है कि वो आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ना हो तो बनवा लें, ना हो तो बनवा लें, अगर आपको कांस्टेबल रैंक जाना है। हाँ हाँ। ओके, तो मतलब ये सबके लिए कॉमन है। जी। ओके। अच्छा, इसका टेस्ट होता है। टेस्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, 20-20 नंबर के होते हैं, और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब पार्ट ए है रीजनिंग का है, पार्ट बी है जनरल नॉलेज का, पार्ट सी है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, पार्ट सी मैथ्स का है जी। एलिमेंट्री मैथ्स, और पार्ट डी है इंग्लिश का। बेसिक सा है, कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, और सब में 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40-40 नंबर होते हैं। ओके। तो ये 60 मिनट में, कांस्टेबल के लिए 60 मिनट में 160 नंबर का ये पेपर होता है। बहुत इजी होता है, ज़्यादातर ये कंप्यूटर बेस्ड है। कोई जब 18 ईयर पे हो रहा है तो 10 12th बेस ही इसका वो होगा, क्वालिफिकेशन 10 प्लस 2 बेसिक, मतलब सिलेबस के हिसाब से ही एग्जाम होगा। उससे भी कम ही होता है उससे आपका। भी ये कम है, ये जो सारी चीज़ें एलिमेंट्री मैथ्स वगैरह, ये हाई स्कूल के लेवल की होती हैं। इसमें आप इंटरमीडिएट लेवल की ज़रूरी थोड़े, कोई BCom इंटरमीडिएट आर्ट से किया है किसी ने, तो उसको इंटरमीडिएट की मैथ्स थोड़े चाहिए। ओके। अगर किसी का ग्रेजुएशन है और वो इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा है कांस्टेबल के लिए, तो वो भी अप्लाई कर सकता है? He is eligible? ग्रेजुएशन क्या MA अप्लाई करते हैं? अच्छा, करते हैं? हाँ, मास्टर्स ऐसा करते नहीं कि हैं। सिर्फ 12th पास ही अलाउड है? आपको शायद ही 12th वाले दिखें कुछ। अच्छा, कांस्टेबल में। हाँ, भरते हैं 12th वाले भी, हो भी जाते हैं, ये नहीं हम कह रहे, लेकिन ये कि एग्ज़ाम उन्हीं के हिसाब से ओरिएंट होता है। सर, अगर पे स्केल की बात करें तो अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वाला ज्वाइन कर रहा है, प्लस 10 प्लस 2 वाला ज्वाइन कर रहे हैं, तो पे स्केल क्या होगी इसकी? उसकी 21-22 बेसिक शुरुआत है, हाँ। है? और वो फिर आगे जाती है 60,000 तक। लेकिन जब आप सब मिलाकर के सैलरी गिनेंगे तो जो शुरुआत करता है कांस्टेबल, वो 42-45 हज़ार मिनिमम होता है उसका। अच्छा, ओके। यंग कांस्टेबल का। ओके। और इसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत टफ एग्जामिनेशन फेस नहीं करना है? एग्जामिनेशन भी करना है, पढ़ने में नहीं, मतलब। जैसे ग्रुप ए पे बहुत ज़्यादा टफ है हाँ। एग्जामिनेशन, ग्रुप बी में थोड़ा सा लाइट है, हाँ। और ग्रुप सी का है तो उससे ज़्यादा तो टफ नहीं होगा ना ग्रुप ए? सवाल ही नहीं उठता है। वो इजी पेपर्स हैं, हाँ। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और पेपर भी कम होते हैं। सब इंस्पेक्टर के तो 2 पेपर होते हैं जी। और इसके अंदर तो खाली एक पेपर है जिसमें 4 हिस्से होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ओके। और वो ABC एक एलिमेंट्री मैथ्स का है, पार्ट सी, पार्ट डी जो है वो इंग्लिश का है छोटा सा। इसी तरह से तो ये क्या होता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन चारों पार्ट में, ओके। और 160 नंबर के। ओके। अगर इसमें अगर हम लोग बात करें PST और PET की? हाँ, तो फिजिकल? इसमें फिजिकल के लिए ज़रा सा वो है कि इसमें 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6.5 मिनट में। 6.5 मिनट में 1 किलोमीटर? हाँ, और 5 किलोमीटर 24 मिनट में। अच्छा। हाँ, इसमें भी लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पट का एलिमेंट होता है। अच्छा। तो वो आपको डिटेल्स साइट पे मिल जाएगी। लेकिन ये ओके। मोटा मोटा दौड़ने वाला जो मैंने बताया, ये हर बच्चा जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। इसीलिए अगर आप जाएंगे बिहार में और यूपी में, मसलन आप मेरठ से दिल्ली के बीच में सड़कों पे देखेंगे, सड़कों मतलब साइड में दौड़ते हुए यंगस्टर तैयारी कर रहे हैं, फौज की, CAPF की, दौड़ रहे हैं, मॉर्निंग में अक्सर दिख जाते हैं। अक्सर दिख जाते हैं। हाँ। तो वो ये होता है पहले से इसकी तैयारी। एग्जाम, रिटन एग्जाम तो एक चीज़ हो गया। अच्छा, ये physical जो बहुत दौड़ लगाते हैं हम लोग, इसके लिए स्पीड भी कैलकुलेट होती है? कैलकुलेट उन्होंने ये कह दिया है। आप हाँ। आप 6.5 मिनट में 1 किलोमीटर कर लीजिए, 1600 मीटर। अच्छा,
Okay. और ये जो है आपका 1 माइल हो गया 1600 मीटर है ना। तो वैसे तो अंडर 10 मिनट्स ओलंपिक वगैरह में तो 9 मिनट 9.5 मिनट में लोग दौड़े हैं। हाँ। है ना। तो इतना 7.5 मिनट एक्स्ट्रा दे देना 7.5 इसीलिए कि भाई आम आदमी फिट आदमी दौड़ सकता है, तो इसकी तैयारी तो करना पड़ता है। ओके। और 5 किलोमीटर का भी रन है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो इसमें है तीनों पोस्ट में? हाँ, सब में एक रिलैक्सेशन है। वो उसमें कैटेगरीज हैं, है ना। SC ST उनका 5 साल रिलैक्सेशन है। तो ST मसलन कारगिल वाले हो गए तो 5 साल उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं हर एज में, यानी वो 30 साल तक 25 से 30 तीनों कैटेगरी में, ऑफिसर्स का भी इसमें भी। लेडीज़ के लिए एक्स सर्विसमैन भी आते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जैसे अब अग्निवीर आ गया फौज में। अभी लोग जब बाहर आएंगे फौज से 5 साल 75% अग्निवीर तो बाहर आ जाएंगे 5 साल में। तो उनको कहाँ, तो ये CAPF में ये जाने लगेंगे। ये लोग तो पहले से फिट है, तो इनको एज का भी फ़ायदा मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन मतलब अलग है, रिजर्व वैकेंसीज ST SC एज भी बढ़ती तो रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई होगा? हाँ जी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके लिए कोई अलग से बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत? वो सारा चीज़ें अवेलेबल हैं आपको साइट के ऊपर। ओके। तो एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि वो वेबसाइट आप लोग नोट डाउन कर लें, www.upsc. वो है upsc.gov.in. वो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, और ssc.nic.in सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल के लिए है। तो रिक्वेस्ट यही है, डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। रेगुलरली करें तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने आज बच्चों को बताया CAPF अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेट करें बच्चों को, कि क्योंकि एग्जामिनेशन जब आता है या किसी चीज़ की तैयारी हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ सबसे पहले हमें नज़र आती हैं। तो इन परेशानियों से निकलना है, हमें आगे बढ़ना है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? हम हमेशा ये कहते हैं कि जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं और उसमें आपने देख लिया ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उससे तकरीबन 2 साल पहले तो कम से कम आपका एम हो जाना चाहिए कि आप क्या करना चाहेंगे, और आप अपने प्लान A बनाइए, प्लान B बनाइए कि मैं प्लान A में तो इसमें नौकरी करने की कोशिश करूँगा, नहीं हुआ तो इसमें करने की कोशिश करूँगा। मसलन ये पुलिस वाला है, मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जाना चाहता हूँ क्योंकि इंडिया में घूम के नौकरी करना है। अच्छा साहब नहीं हुए तो स्टेट पुलिस के लिए भी अप्लाई करो, और वो लोग सारे दूसरी नौकरियों के लिए भी एलिजिबल हैं जी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कितनी नौकरियां हैं, आप अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, पोस्ट ऑफिस में सॉर्टर्स, तो ये मैं मतलब छोटे लेवल की बात करूँ। इसी तरह से ऑफिसर्स का है, कोई प्लान कर रहा है CAPF में जाऊंगा मैं, वो CAPF में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आर्मी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, आर्मी वाला CAPF के लिए ट्राई कर सकता है। सो दिस प्लान A और प्लान B, अगर मेरा ये नहीं हुआ, ये मेरा पहला गोल है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी तैयारी कुछ ना कुछ तो हो गई दूसरे गोल के लिए। बिल्कुल। तो हिम्मत नहीं हारना होता है, जम के मेहनत करो। और फिजिकली फिटनेस में तो ये है कि यार नहीं होगे तब भी क्या हुआ, आप फिजिकली फिट अपने को कर रहे हो तो आपको तो सेहत आपकी बनी उल्टी, आपने जनरल नॉलेज की तैयारी करके इंसान कहीं ना कहीं लाइफ में सेट तो हो ही जाता है। आप इंटेलेक्चुअल, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल उठने लगता है जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आपको मालूम है दुनिया में हो क्या रहा है, बहाना था इम्तिहान का। तो कोशिश तो बच्चों को करना चाहिए हाई स्कूल से ही जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सब का शौक़ पैदा होना चाहिए, लिखने का शौक़ पैदा होना चाहिए। ये एग्ज़ाम तो अब ईजी हो गए हैं, MCQ वगैरह हो गया, टिक लगाओ, खाली 4 आंसर्स हैं, अगर आपको मालूम है सही टिक लगा दो। हाँ, ये बता दूंगा, जहाँ जहाँ MCQ होता है उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रिटन पेपर होते हैं MCQ होते हैं, तो उसमें आपको अगर नहीं आंसर आता तो आप तुक्का मत मारिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना। हाँ, क्योंकि उसमें 1/3 नंबर कट जाएगा हर गलत आंसर का, नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। ओके। तैयारी शुरू से कर दें। 6 महीने बाद एग्जाम है तो ये नहीं बैठे कि अब मैं अप्लाई करूंगा तब से तैयारी करूंगा, नहीं, ऐसे बच्चे नहीं होते। अप्लाई तो आपको करना ही है, आपको करना है, आपने डिसाइड कर लिया है। आप शुरू कर दीजिए उसकी तैयारी, शुरू कर दे तैयारी। नोटिफिकेशन जब निकलेगा अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं आजकल। बिल्कुल। और ये साइटें सर्फ करते रहिए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपने बच्चों को CAPF के बारे में डिटेल में बताया
और जैसा कि सर ने कहा है कि वेबसाइट आपको विजिट करते रहना है, सारी नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आती रहती है और जो अनाउंसमेंट होता है वो भी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है। तो जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगी और हम मौका लगा तो हम लोग भी आप तक ये मैसेज पहुंचा दिया करेंगे। बिल्कुल, आप बल्कि ये इनवाइट करिए लोगों को, जो अप्लाई कर रहे हैं वो आपसे संपर्क करें, आपसे कांटेक्ट करें और उन्हें अगर कोई गाइडेंस है तो उनका ग्रुप बनाया जा सकता है, वो लोग कोशिश कर सकते हैं। और डिटेल सर आप भी उन्हें गाइड कर दीजिएगा। बिल्कुल, अगर कोई बिल्कुल। ऐसा बच्चा है जो चाहत रखता है कि CAPF के ज़रिए वो अपना करियर बनाए आगे और कोई इन्फॉर्मेशन है तो सर मौजूद हैं, जनाब मेजर जाफरी साहब। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका राब्ता सर से कराया जाए और ये आपकी पूरी मदद करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू सो मच नाजरीन इस प्रोग्राम को देखने के लिए और सराहने के लिए। ये प्रोग्राम यकीनन बेहद ख़ास इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि करियर कैसे बनाना है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, किसी प्रोग्राम या किसी फील्ड के बारे में, तो आप हमें लिख सकते हैं कि इस करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप बात करें, तो हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं या किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि अच्छा ये भी एक फ़ील्ड है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर कोई सवाल है तो आप winislam@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप के ज़रिए भी पूछ सकते हैं 9619667578। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे इसी वक्त इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।